ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है तुम लोगों को तो एक बात याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा इस बात को कि हर किसी के लिए आज से अवेलेबल रहना छोड़ दीजिए। सफलता की कहानी है जो शुरू हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है, अंतरा भाग 1, और आज हम इसका देखेंगे तीसरा अध्याय, तीसरा पाठ, टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई साहब का, जो प्रमुख रूप से एक क्या है, व्यंग्यकार हैं। क्या है? व्यंग्यकार हैं साहब ये। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज़। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 4000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आप पढ़ाई से संबंधित कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, डिमोटिव हो जाते हैं, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर आज ही मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो डाला है। सुबह की नियमितता आपको सफल बना देती है। उस वीडियो को जाकर देखिएगा और समझिएगा चीज़ कि किस तरीके से काम करें लगातार ताकि हम सफल हो सकें। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, अपनी क्लासेज ये 3 बजे होती है अपनी पाठों वाली क्लासेज, और शाम को 8 बजे होती है अपनी काव्य शास्त्र वाली क्लास। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं तो फिर। और एक सवाल आपसे, जो पिछला हमने अध्याय पढ़ा था दोपहर का भोजन अमरकांत साहब का, तो बताइएगा जो मुंशी जी थे उनकी कितनी उम्र थी। बेटों की उम्र तो हमने पूछ ली, प्रमोद की, रामचंद्र की, मोहन की, लेकिन जो मुंशी जी थे उनकी उम्र कितनी थी। पाठ में एक जगह आइए, कमेंट करके बताइएगा। प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को। जन्म को देखते हैं। हरिशंकर परसाई साहब के जन्म को हमने प्रेमचंद के फटे जूते जब कक्षा 9 के अंदर उस चैप्टर को पढ़ा था, तो अच्छे से पूरा डिटेल से मैंने आपको एक एक चीज़ लिखवाई थी वहाँ पर। आगे देखते हैं आज इसके अंदर। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद में हुआ 1922 में। ठीक है, और होशंगाबाद एमपी में। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। ये पूछ ले कहाँ से और किस विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, तो हिंदी में किया था नागपुर विश्वविद्यालय से। कुछ वर्षों तक तो ये पढ़ाने के काम में लगे रहे, और उसके बाद में 1947 से ये बिल्कुल स्वतंत्र लेखन में जो जुट गए। कुछ सालों तक तो पढ़ाया, और बाद में 1947 के बाद से ये बिल्कुल स्वतंत्र लेखन में जो जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका भी है जो निकाली थी। तो ये सवाल है जो पूछा जा सकता है, और एक बार पूछा भी गया कि वसुधा जो पत्रिका है ये कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से। ठीक है, आगे देखिए। और व्यंग्य विधा की हम बात करें तो परसाई साहब ने ही व्यंग्य विधा को क्या साहित्यिक प्रतिष्ठा है जो प्रदान की। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में व्यंग्य विधा को पॉपुलर करने का, प्रसिद्ध करने का काम है जो परसाई साहब ये जो करते हैं। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई जो विसंगतियां हैं, जो विडंबनाएं, उन पर करारी चोट करते हैं व्यंग्यात्मक सृजना के माध्यम से, और चिंतन और कर्म की जो प्रेरणा देते हैं। करारी चोट भी करते हैं विसंगति और विडंबनाओं पर, और साथ साथ में चिंतन और कर्म करने की जो प्रेरणा भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम है। आपको एक तरफ से तो हंसी भी आएगी, दूसरी तरफ से आपको लगेगा भी यार कितनी गहरी और कड़वी बात है ये। भाषा के प्रयोग में हम बात करें तो परसाई को एक असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इससे वे बखूबी है जो जानते थे। देखिए, व्यंग्य विधा के अंदर यही चीज़ होती है, आप शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कौन सा शब्द कहाँ पे मारक काम करेगा, तो वो शब्द चयन इनका कमाल का होता है। रचनाओं की बात करें तो परसाई जी ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, यह है कहानी संग्रह। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कि हंसते रोते हैं जैसे उनके दिन फिर गए, ये क्या है? कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये है उपन्यास। ये रानी नागफनी की कहानी कई बार पूछा जाता है, तो रानी नागफनी की कहानी की विधा है। तो ये कहानी देखकर आप भ्रमित मत हो जाएगा कि ये कहानी है, जबकि ये क्या है?
उपन्यास है। रानी नागफनी की कहानी कई बार पूछा जाता है और तट की खोज, ये दोनों क्या है? उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। ये सभी के सभी क्या है? निबंध संग्रह हैं इनके। ठीक है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य लेख संग्रह है। ये सभी क्या है? व्यंग्यात्मक लेखों के संग्रह हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और ये वैष्णव की फिसलन। वहीं हम बात करें, यह सवाल कई बार पूछा गया है, जो परसाई साहब का समग्र साहित्य, ये परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। तो कितने भागों में पूछ लिया जाए तो 6 भागों में। आज जिस अध्याय को हम पढ़ेंगे वो है यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले। रचना का नाम है टॉर्च बेचने वाले। तो सीधा सीधा सवाल ये बन सकता है, टॉर्च बेचने वाले किसकी रचना? परसाई साहब की। इसके अंदर टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। टॉर्च बेचने वाले रचना के अंदर टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से किस पर प्रहार किया है? तो आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया। यहाँ से सवाल है जो सीधा सीधा उठाकर पूछा जा सकता है। प्रारंभ करते हैं अध्याय टॉर्च बेचने वाले। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च है जो बेचा करता था। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब ये दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे? उसने कहा, वह काम है जो बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। ये जो सूरज छाप टॉर्च है वे ये सब व्यर्थ मालूम होते हैं, बेकार मालूम होते हैं। अब तो आत्मा के भीतर का टॉर्च है, जो मन की आंखें हैं, जो खुल गई है। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो, ऐसी कैसी बातें कर रही हो? जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इस तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किसने दीक्षा ले आए? कौन ज्ञान दे दिया? किसने ज्ञान दे दिया कि ये आत्मा वाली टॉर्च किसने जला दी तेरी? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम एकाएक कैसे हो गए? ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? बीवी ने तो नहीं छोड़ दिया कहीं? कैसे ऐसी बातें कर रहे हो? क्या उधार मिलना बंद हो गया अब? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? तो ये सभी टॉर्च बेचने वाले से कह रहे हैं बातें कि जो टॉर्च बेचने वाला था, वो टॉर्च जो था वो बाहर का टॉर्च था, वो आत्मा के भीतर कैसे घुस गया? चक्कर क्या है? तो वो बोलता है, उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया और उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता। सीक्रेट है साहब। पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। उसने किसने? उस टॉर्च बेचने वाले ने। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था और वह सवाल था, पैसे कैसे पैदा करें? यह प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। टॉर्च बेचने वाले अध्याय के अंदर जो आसमान छूता हुआ एक सवाल था, तो निम्न में से टॉर्च बेचने वाले अध्याय के अंदर आसमान छूता हुआ एक सवाल कौन सा खड़ा था? तो सवाल था, पैसा जो है कैसे पैदा करें? ध्यान में रखना इस कथन को। हम दोनों ने यानी हम दोनों कौन? वो और एक दोस्त। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, मतलब समझने लगे, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, ये उखड़ेगा नहीं।
यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाला जाए, इसे टाल दिया जाए। ये किसका कथन है? दोस्त का। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आ गया कि पैसा कैसे पैदा करें। हो गया। तब मैंने कहा, यार ये सवाल टलेगा तो नहीं, ऐसे तो टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें, इसको सॉल्यूशन देखते हैं, इसका पैसा कैसा पैदा करें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने हैं जो निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त पर हमें जो यहाँ मिलेंगे। बहुत अच्छा पाठ है ये। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों न चले, यार साथ ही क्यों न चले। किसका कथन है? दोस्त का। तो मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है, टॉर्च बेचने वाला कह रहा है, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराव टूटने का डर रहता है। साथ जाने में किसका डर रहता है? किस्मतों के टूटने का डर है जो रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया और चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कला प्रदर्शन करते हुए ये कहता, वो क्या, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। ये इस तरीके से नाटकीय ढंग से है जो बातें प्रस्तुत करता था। लोग जो जो बातें बोलता कि रात में ऐसे ऐसे होते, तो लोग दिन में भी डर जाते थे कि यार क्या सुना रहा है ये। तो ये कह रहा है कि आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते। तब मैं कहता, भाइयों ये सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। और टॉर्च का नाम क्या? सूरज छाप। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे से जो जिंदगी गुजारने लगा। ये कहता है वायदे के मुताबिक वायदे के जो प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग ठीक 5 साल बाद में वह उस जगह वापस पहुंचते हैं जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वह दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस असार संसार में ही नहीं है, इस संसार में नहीं गया, उसका काम हो गया। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। ये तो चला गया टॉर्च जो बेचने लगा था एक दोस्त, ये तो वहाँ पहुँच गया 5 साल पे जहाँ पे मिलना था 5 साल बाद में, लेकिन दूसरा वाला नहीं आया। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश से बाल है उनके। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे थे। और वो दूसरा दोस्त जो बना हुआ था बाबा जी साहब, वो क्या कह रहा था? मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथ भ्रष्ट हो गया है, रास्ते से विचलित हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग जो स्तब्ध होकर बिल्कुल चुपचाप होकर अवाक होकर सुनते रहे।
मुझे हंसी छूट रही थी, इसको हंसी आ रही थी। जो सूरज साहब टॉर्च बेच रहा था वो कोने में जो खड़ा था, एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। जो पास में लोग सुन रहे थे कि चुप हो जा, बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। कहाँ पर आकर उस ज्योति को जगाना? साधना मंदिर में आकर। उस दोस्त को हंसी क्यों आ रही थी कि यार जो डायलॉग मैं बोलता हूँ टॉर्च बेचने के लिए, वो यहाँ पर वही तो चीज़ ये कर रहा है। साहब अब मैं तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर है जो चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका पहले तो, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कार में जो बिठा लिया कि ये पोल नहीं खोलते तो अंदर आ तू जल्दी। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान की चर्चा होगी, ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ पर क्या है, ड्राइवर है, इसलिए ये चुप रहने को बोल रहे हैं। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया है। उसने गंभीरता से कहा, जो भव्य पुरुष बना हुआ था। उसने गंभीरता से, किसने कहा? भव्य पुरुष जो बना हुआ था। परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, जो टॉर्च बेचने वाला था सूरज साहब, उसने कहा, साले फिलोसॉफी मत बकार मेरे सामने, ये बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों के अंदर। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? तो मैंने कहा कि मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तो तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता है। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। तभी उसे हंसी आ रही थी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं तो साधु हूँ, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे भीतर प्रवचन जो है वो एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने, साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी ये कहा कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा ना। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है, इसलिए वो पहले अंधेरा बताता है फिर टॉर्च का अपना प्रचार करता है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक, ये मेरी कंपनी नई नहीं है, ये सनातन है। मेरी कंपनी नई नहीं, कौन सी? सनातन है, ध्यान में रखना इस बात को। और मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? और नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा दे मुझे भी। सूरज साहब, टॉर्च में बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। तो उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है। ये किसका कथन? जो भव्य पुरुष बना, साधु बना हुआ है। मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह मेरे साथ तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ क्या चक्कर है। तो साहब मैं 2 दिन तक उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज साहब टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम जो शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की ही देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ मैं तो ये था साहब अध्याय। कैसा क्या लगा आपको? मज़ा आया कि नहीं आएगा? कमेंट करके बताइएगा। और इसके अंदर शब्दार्थों को हम देखें तो शब्दार्थों में साहब ये है, गुरु गंभीर वाणी यानी विचारों से पुष्ट वाणी। अगला शब्दार्थ है सर्वग्राही यानी सबको ग्रहण करने वाला। और स्तब्ध यानी हैरान बिल्कुल। इसमें आगे हम बात करें आह्वान यानी पुकारना या बुलाना, पुकारना या बुलाना। और शाश्वत यानी
शाश्वत का हो जाएगा अपने चिरंतन, या फिर हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाला, और सनातन यानी सदैव रहने वाला। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। आप अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिएगा। सभी दोस्तों को आप चाहते हैं कि उनकी भी मदद हो तो उन तक इसको शेयर भी कीजिएगा। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन भी है जो क्लिक कर लीजिएगा, ताकि और साथियों की भी है जो मदद हो सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, जिस पर 4000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस चैनल को है जो आपको सब्सक्राइब करना है। और मोटिवेशनल वीडियो के लिए आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल, उस पर आज एक वीडियो डाला, तो ज़रूर देखिएगा। तो टॉर्च बेचने वाले पाठ किस विधा की रचना है? व्यंग्य है एक तरीके से। लेखक, एक सवाल है आपके लिए इस पाठ से, लेखक किसकी दाढ़ी बढ़ी हुई देखता है? लेखक किसकी दाढ़ी है जो बढ़ी हुई देखता है? अपनी पहले मित्र की, दूसरे मित्र की, या अपने पिता की? तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, 2 दोस्त है, उनमें से कौन सा दोस्त है? पहला मित्र है, दूसरा है। तो लेखक यहाँ पर राइटर किसकी दाढ़ी बढ़ी हुई देखता है? ये सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलता